हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी के आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको फ़ौरन जा करके देख लीजिए। तो आइए हम समझते हैं कि मॉडल शिकायत प्रक्रिया कैसी है। असंतुष्ट कर्मचारी प्रबंधन द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायत प्रस्तुत करेगा और शिकायत प्रस्तुति के 48 घंटे के अंदर उसे जवाब दिया जाएगा। ये है मॉडल शिकायत प्रक्रिया। इसके साथ ही अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने या निर्धारित अवधि के भीतर जवाब प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में असंतुष्ट कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अपने विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा यदि आवश्यक हो प्रबंधन द्वारा इस कार्य के लिए नामित विभाग प्रमुख यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के समक्ष अपनी शिकायत को पेश करेगा और उससे अपनी शिकायत की प्रस्तुति के 3 दिन के अंदर ही जवाब दिया जाएगा। यदि विभाग प्रमुख का निर्णय असंतोषजनक है तो असंतुष्ट कर्मचारी अपनी शिकायत को शिकायत समिति के पास भेजने का अनुरोध कर सकता है, जो कि कर्मचारी के शिकायत किए जाने के 7 दिन के अंदर प्रबंधन को अपनी सिफारिशें देगा। 3 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय प्रबंधन द्वारा कर्मचारी को बताया जाएगा और निर्णय असंतोष होने की स्थिति में इसका फिर से निरीक्षण किया जा सकता है, पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। प्रबंधन 1 सप्ताह के भीतर अपना निर्णय कर्मचारी को बताएगा। यदि समझौता संभव नहीं हो तो यूनियन और प्रबंधन शिकायत को प्रबंधन के निर्णय के 1 सप्ताह के अंदर स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं। तो ये है मॉडल शिकायत प्रक्रिया। आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 में वर्षीय की संधि द्वारा लीग ऑफ नेशंस की संबद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक एवं स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारी एवं श्रम अधिकारियों का संरक्षण करना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना का उद्देश्य है। इस ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? महानदी के दौरान श्रमिक अधिकारियों को सुनिश्चित करना, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, पोलैंड में सॉलिडरिटी जो कि व्यापार संगठन है इसकी स्थापना, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर विजय, और इसको नोबेल शांति पुरस्कार 1969 में कुछ कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। किस लिए दिया गया था? विभिन्न सामाजिक वर्गों में शांति स्थापित करने और श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर होने के लिए और अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार 1969 में मिला था। तो आइए इसके परिचय को हम जानते हैं, इसके बारे में कुछ समझते हैं, बेसिक जानकारी। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जो कि श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए 187 मेंबर देशों की सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों को एक साथ लाता है। 187 सदस्य देशों की सरकारों को वर्तमान में एक न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए नैतिक एवं लाभदायक ढांचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। ILO का आधार त्रिपक्षीय सिद्धांत है, यानी कि संगठन के भीतर आयोजित वार्ताएं सरकारों, व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों और सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं के बीच होती है। अब आगे हम भारत और ILO के बारे में समझेंगे। भारत ILO का संस्थापक और 1922 से संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है। भारत में ILO का पहला कार्यालय 1928 में स्थापित किया गया था। भारत में 8 प्रमुख अथवा मौलिक ILO कन्वेंशनों में से 6 की पुष्टि की है। तो वो 6 हैं मौलिक ILO कन्वेंशन। बलात्श्रम पर कन्वेंशन जिसकी संख्या 29 है। बलात्श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन 105 है। समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन जिसकी संख्या 100 है। भेदभाव में रोजगार और व्यवसाय में भेदभाव पर कन्वेंशन जिसकी संख्या 111 है। न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138 है। बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन जिसकी संख्या 128 है। तो ये 6 हैं।
भारत ने दो प्रमुख अथवा मौलिक कन्वेंशनों, संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन 1948 जिसकी संख्या 87 है, और संगठित होने के अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन 1948 में जिसकी संख्या 98 है, इसकी पुष्टि नहीं की है। इनकी पुष्टि करने पर भारत को सरकारी कर्मचारियों को कुछ ऐसे अधिकार देने पड़ते जो वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध हैं, जैसे कि हड़ताल करना, सरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करना, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना, एसेट्रा। आगे हम आईएलओ की संरचना को समझते हैं। तो आईएलओ 3 मुख्य निकायों, सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य को संपन्न करता है। तो इसकी संरचना है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इसे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और आईएलओ की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। ये सामाजिक एवं श्रम संबंधी प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच है। और शासी निकाय आईएलओ की कार्यकारी परिषद है। प्रतिवर्ष जिनेवा में इसकी 3 बैठकें होती हैं। ये आईएलओ के नीतिगत निर्णयों को नीतियों का निर्धारण करता है और कार्यक्रम तथा बजट तय करता है, जिन्हें बाद में स्वीकृति हेतु सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। संचालन निकाय और श्रम संगठन के कार्यों में त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता करता है, जो कि प्रमुख उद्योगों को कवर करती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की शिक्षा तथा महिलाओं और युवा श्रमिकों की विशेष समस्याओं जैसे मामलों पर विशेषज्ञों की समितियों द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है। ये आईएलओ को संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु है। ये आईएलओ का संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु है, जिसे कि संचालन निकाय के संवेक्षक और महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। आईएलओ का लक्ष्य क्या है? कार्य मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना है और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना आईएलओ का लक्ष्य है। सभी कार्य सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। त्रिपक्षीय एवं सामाजिक संवाद को मजबूत करना आईएलओ का लक्ष्य है। आईएलओ के कार्य क्या क्या हैं? तो आईएलओ के कार्य हैं सामाजिक और श्रम मुद्दों को हल करने के लिए निर्देशित समन्वित नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना और उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना, सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना है आईएलओ का कार्य। मानवाधिकारों जिसमें कि काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात्श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा, ये सारे जो मानवाधिकार है इनका संरक्षण करना आईएलओ का कार्य है। सामाजिक और श्रम मुद्दों पर कार्यों पर अनुसंधान और प्रकाशन करना। आईएलओ के बाद हम बात करेंगे हम फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन के बारे में। 1969 फर्स्ट लेबर कमीशन 1969 यानी प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969। इसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1966 को। फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्र गटकर। फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन 1969 का उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना का? तो पहले तो इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत हुई थी। फर्स्ट नेशनल कमीशन 1969 का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था अगस्त 1969 में। इसका उद्देश्य है सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद देश में औद्योगिक संबंध के परिदृश्य का अध्ययन करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन का। इसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं श्रम कल्याण, मजदूरी, वेतन नीति, बोनस, सामाजिक सुरक्षा, श्रमों का प्रशिक्षण और शिक्षा, श्रमिकों और नियोक्ताओं का संगठन, औद्योगिक संबंध, मशीनरी जैसे मुद्दों को रिपोर्ट में कवर किया गया है। फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। जो सिफारिशें की गई वो है केंद्र और राज्य दोनों में औद्योगिक संघर्षों का न्यायिक निर्णय करने, मध्यस्थता करने, विभिन्न श्रम संघों को मान्यता देने आदि के उद्देश्य से स्थायी औद्योगिक संबंध आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। विभिन्न राज्यों में स्थायी श्रम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की सिफारिश की और मजदूरी निश्चित करते समय उद्योग की मजदूरी देय क्षमता को ध्यान में रखने की बात की गई। इसके साथ ही
आयोग ने औद्योगिक संघर्षों के समाधान के लिए सामूहिक सौदेबाजी को एक श्रेष्ठ साधन माना और मिल मालिकों द्वारा श्रम संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता देने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही जो सिफारिशें हैं वो है श्रम संघों को संगठनात्मक एवं वित्तीय दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए। समय समय पर जीवन निर्वाह की लागतें बदलने के साथ साथ मजदूरी दर पर भी पुनर्विचार किए जाने की बात की गई। महंगाई भत्ते को बेसिक मजदूरी के साथ मिलाया जाना चाहिए। आयोग ने प्रेरक योजनाओं को अपनाने पर जोर दिया क्योंकि मजदूरी में निरंतर वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। भविष्य निधि के लिए योगदान की दर 6.25% से बढ़ा करके 8% और जहां ये पहले से 8% है वहां पर बढ़ा करके 10% करने की सिफारिश की। इसके साथ ही कृषि के संबंध में आयोग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 को लागू करने का सुझाव दिया और इसे सबसे कम मजदूरी वाले क्षेत्रों से लागू करने की बात कही। सामान्य श्रम संहिता के हित में आयोग ने अपना विचार प्रकट नहीं किया। इसके बाद सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन 2002 की स्थापना हुई 15 अक्टूबर 1999 को। इसके अध्यक्ष हैं रविंद्र वर्मा। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जून 2002 में। सेकेंड लेबर कमीशन का उद्देश्य है, नेशनल लेबर कमीशन का, उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ देश में आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विद्यमान श्रम कानूनों में संशोधन एवं परिवर्तन के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। इसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वर्तमान श्रम कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता, भारत श्रम संगठन, भारतीय श्रम प्रणाली की गत्यात्मकता, स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास की प्रगति, सामाजिक सुरक्षा के उपाय, महिला श्रमिक और बाल श्रम, मजदूरी, कौशल विकास, श्रम प्रशासन जैसे मुद्दों को रिपोर्ट में कवर किया गया। इसके साथ ही इसमें महत्वपूर्ण जो सिफारिशें की गई वो है केवल वे संघ जिसमें 10% सदस्य यूनिट के श्रमिकों में से हैं उसको श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिए। एक श्रमिक जो किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है उसे यूनियन सब्सक्रिप्शन दर के बराबर राशि का भुगतान करना होगा जिसे वैधानिक कल्याण निधि यानी स्टैट्यूटरी वेलफेयर फंड में जमा किया जा सकता है। व्यापार संघ और फेडरेशन के केंद्रीय संगठन को व्यापार संघ की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। शिल्प यानी क्राफ्ट या जाति आधारित संघों को पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 300 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए चेक ऑफ प्रणाली को अनिवार्य किया जाना चाहिए। एक बार मान्यता प्राप्त होने के बाद इसे 4 साल के लिए वैध माना जाना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक को संगठित होने, व्यापार संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही व्यापार संघ को मजबूत किया जाना चाहिए और देश में सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक मान्यता प्राप्त नेगोशिएटिंग एजेंट के साथ किया गया समझौता श्रमिकों के लिए बाध्यकारी होना चाहिए। घटक निकाय के रूप में श्रम संबंध आयोग के साथ एक एकीकृत श्रम न्यायपालिका प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। तो ये है महत्वपूर्ण सिफारिशें। आगे हम बात करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में। तो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लाभार्थियों की संख्या और वित्तीय लेन देनों की मात्रा के मामले में विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की घोषणा के साथ कर्मचारी भविष्य निधि अस्तित्व में आया। इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदल दिया गया। इस अधिनियम को अब कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के रूप में जाना जाता है जो कि पूरे भारत पर लागू होता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है स्वयं को विश्व स्तर के सामाजिक सुरक्षा संगठन जो कि अपने हितधारकों की सभी श्रेणियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भविष्य की सेवाएं प्रदान करता है, इसके रूप में स्थापित करने का इसका ये लक्ष्य रखता है। देश के सभी कर्मकारों के लिए
भविष्य निधि, पेंशन और जीवन बीमा के माध्यम से अनिवार्य आधार पर सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी ईपीएफ लाभ के लिए ऑनलाइन सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा के पर्याप्त समर्थन स्तर के साथ एक लाभ संरचना के लिए नीतियों का कार्यान्वयन, ईपीएफओ विजन 2030 की परिकल्पना की गई है। इसकी योजनाएं हैं, इसकी योजना ईपीएफ योजना 1952, सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर संचय प्लस ब्याज, शिक्षा, शादी, बीमारी और घर के निर्माण के लिए आंशिक निकासी की अनुमति, सभी भारतीयों के लिए 2022 तक आवास के माननीय प्रधानमंत्री की विजन की प्राप्ति के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए आवास योजना। अगली योजना है पेंशन योजना 1995 ईपीएस, सुपर एनुएशन अथवा सेवानिवृत्ति, विकलांगता, उत्तरजीवी, विधवा, बच्चों के लिए मासिक लाभ, दिव्यांगता पर न्यूनतम पेंशन, पूर्ववर्ती पारिवारिक पेंशन योजना 1971 के प्रतियोगियों को विगत सेवा लाभ। अगली योजना है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना यानी ईडीएलआई 1976। मृत्यु के समय योजना के सदस्य रहे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में लाभ होना चाहिए। इस योजना के तहत मजदूरी अथवा आय का 20 गुना लाभ, अधिकतम 6 लाख का लाभ होना। प्रयोज्यता एप्लीकेबिलिटी उन सभी कंपनियों पर जो ईपीएफ अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है उनके लिए है। उन सभी प्रतिष्ठानों पर जहां 20 या अधिक कर्मचारी और थिएटर के मामले में 5 या अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। उन सभी कर्मचारियों पर जिनकी आय बेसिक और डीए 15,000 रुपये या कम है उनके लिए होना चाहिए। एक बार यदि कोई संस्थान योजना के अंदर आ जाती है तो कर्मचारियों की संख्या कम हो जाने के बाद भी वो योजना के अंतर्गत ही आएगा। कुछ मामलों में ईपीएफ अधिनियम लागू नहीं होगा। तो किन किन मामलों में ईपीएफ अधिनियम लागू नहीं होंगे? किसी सहकारी समिति जिसमें कि 50 से कम व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और कार्य बिजली की सहायता के बिना हो रहा हो, एक नव स्थापित संस्थान पर पहले 5 वर्षों तक यहाँ पे अधिनियम लागू नहीं होगा। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कोई भी संस्थान जिनके पास अपनी भविष्य निधि योजना है। इसके लाभ क्या क्या है? कर मुक्त बचत। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत पीएफ में निवेश और उसे मिले ब्याज पर कोई भी आयकर नहीं होगा यदि आप 5 साल बाद या परिपक्वता के बाद पैसे निकालते हैं। उच्च ब्याज दर। पीएफ में किए गए निवेश पर सबसे अधिक ब्याज दर होती है @8+%। सेवानिवृत्ति के बाद लाभ। सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ फंड में जमा संपूर्ण राशि मिल जाती है और सेवा काल 10 साल से अधिक होने पर पेंशन का भी प्रावधान है। इसके साथ ही जो लाभ हैं, आपात स्थिति यानी मृत्यु, विवाह, भवन निर्माण, होम लोन, स्वास्थ्य आपात जैसे आपात स्थिति में पीएफ फंड निकाला जा सकता है। आय के साधन न होने की स्थिति में किसी भी कारणवश नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने तक दूसरा नौकरी न पाने की स्थिति में पीएफ फंड निकाला जा सकता है। बीमा। ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत ईडीआईएल योजना जीवन बीमा का प्रावधान करती है जो कि अचानक से मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। सार्वभौमिक पहुंच। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्राप्त होने के बाद पीएफ खाता एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता तक आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन यानी व्यवसाय संघ के बारे में। व्यवसाय संघ कर्मकारों वर्गों के हितों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये कर्मकारों को उनके अधिकारों की मांग करने की अनुमति देते हैं और एक वैध तरीके से उनकी शिकायतों को आवाज प्रदान करने का काम करते हैं। प्रबंधन और कर्मकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में व्यापार संघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति के साथ साथ कर्मकारों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। प्रबंधन और कर्मकारों की रुचि में संघर्ष की स्थिति में व्यवसाय संघ औद्योगिक शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ बातचीत के माध्यम से हल निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार
व्यवसाय संघवाद कर्मकारों को गरीबी तथा सामाजिक बहिष्कार से मुक्ति पाने का एक साधन है और ये कर्मकारों को अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। तो इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार व्यवसाय संघ सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की सुरक्षा और इसमें सुधार के लिए आमतौर पर एक उद्यम की सीमाओं से परे कर्मकारों का एक संगठन है। इसकी विशेषताएं हैं, ये कर्मकारों और नियोजकों का एक संघ है, ये प्रकृति में स्वैच्छिक है और कर्मकारों के पास इससे जुड़ने या न जुड़ने का अधिकार होता है। ये कर्मकारों की स्थिति में सुधार के लिए बनाया जाता है। ये कर्मकारों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों की साधनों के उद्देश्य से बनाया जाता है। प्रबंधन और कर्मकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना भी इसका एक लक्ष्य है। इसके विकास कैसे हुए? औद्योगिकीकरण के दौरान अनुपयोगी हो जाने या रोजगार के नुकसान की आशंका के कारण कर्मकारों के मन में उत्पन्न असुरक्षा की भावना और पुराने समय से प्रचलित कहावत एकता का बल ने व्यवसाय संघवाद को जन्म दिया। औद्योगिकरण के समय एक तरफ जहां कर्मकारों ने खुद में आवश्यक कौशल विकसित किया, तो दूसरी तरफ स्वचालन यानी ऑटोमेशन ने भी रोजगार की समस्या को बढ़ाया। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हुई दयनीय स्थिति से बाहर निकलने के लिए कर्मकारों ने सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से अधिक मजदूरी और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग करने का रास्ता अपनाया और इस तरह व्यवसाय संघ का जन्म हुआ। तो इस तरीके से इसका विकास हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय संघ का वर्गीकरण करते हैं। विचारधारा के आधार में बात करें तो सुधारवादी संघ जो लोग होते हैं यानी रिफॉर्मिस्ट यूनियन, ऐसे व्यवसाय संघ जो वर्तमान व्यवस्था को उखाड़े बिना या बिना किसी तीक्ष्ण बदलाव के साथ कर्मकारों की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, ये है सुधारवादी संघ। इसे कल्याणकारी संघ यानी वेलफेयर यूनियन भी कहा जाता है। क्रांतिकारी संघ जो होते हैं यानी रिवॉल्यूशनरी यूनियन, ये ऐसे व्यवसाय संघ होते हैं जो कि वर्तमान व्यवस्था को उखाड़कर और मौजूदा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके कर्मकारों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं और उद्देश्य पूर्ति के माध्यम के आधार पर क्रांतिकारी संघ को अराजकतावादी संघ यानी अनार्चिस्ट यूनियन, जो कि इनके हित साधने का माध्यम होता है क्रांतिकारी, और राजनीतिक संघ यानी पॉलिटिकल यूनियन, इनके हित साधने का माध्यम है राजनीतिक शक्ति, इसमें वर्गीकृत किया जाता है। अगला संघ है हिंसक संघ यानी प्रीडेटरी यूनियन। ऐसे संघ ये होते हैं जो कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई विशेष साधन या तरीकों पर निर्भर नहीं होते हैं और हिंसा और अन्य गुप्त तरीकों का प्रयोग करते हैं। ये जो संघ होते हैं हिंसक संघ, ये दो तरह के होते हैं, एक गोरिल्ला संघ होते हैं और एक होल्ड अप संघ होते हैं। गोरिल्ला संघ कर्मकारों के विरुद्ध काम करते हैं और होल्ड अप संघ कर्मकारों और नियोजकों से मिल करके बनता है और दोनों ही किसी भी सिद्धांत द्वारा बंधे हुए नहीं होते हैं और अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। संचालन के स्तर के आधार पर बात करें तो कारखाना स्तर के जो संघ होते हैं, ये ऐसे व्यवसाय संघ जो कि कारखाना या संयंत्र स्तर पर कार्य करते हैं, और उद्योग स्तर का जो संघ है, ऐसे व्यवसाय संघ जो कई कारखानों या उद्यमों को शामिल करते हुए औद्योगिक स्तर पर कार्य करता है। क्षेत्रीय स्तर का महासंघ, ये किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में सभी घटक संघों का संगठन है, क्षेत्रीय स्तर का महासंघ। राष्ट्रीय महासंघ, ये राष्ट्रीय स्तर के संगठन है जिससे विभिन्न संघ जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम सदस्यता प्रतिमान के आधार पर बात करेंगे। तो व्यवसायिक अथवा शिल्प संघ जो है, ये किसी एक शिल्प या व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ही इसके सदस्य होते हैं। औद्योगिक संघ में एक ही उद्योग के विभिन्न व्यवसायिक अथवा शिल्प संघ के एक साथ आने से औद्योगिक संघ बनता है। सामान्य संघ, विभिन्न उद्योगों के विभिन्न व्यवसायिक शिल्प संघ के साथ आने से सामान्य संघ बनता है। ब्लू कॉलर संघ, उन श्रमिकों का संघ है ब्लू कॉलर संघ जो कि उत्पादन फ्लोर, मेंटेनेंस फ्लोर आदि का ऑपरेटिव स्तर पर कार्य करते हैं और जिन्हें भुगतान उत्पादन दर या समय के आधार पर किया जाता है, ये होते हैं ब्लू कॉलर संघ वाले। व्हाइट कॉलर संघ उन श्रमिकों का संघ होता है जो कि उत्पादन फ्लोर या मेंटेनेंस फ्लोर पर कार्य नहीं करते हैं, जिन्हें भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है। ऐसे संघों को गिल्ड, एसोसिएशन आदि कहा जाता है। इनका लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय संघ का कर्मकारों के अधिकारों
को सुनिश्चित करना और इसकी सुरक्षा करना, कर्मकारों के आर्थिक हितों को सुरक्षित करना, प्रबंधन में भागीदारी प्राप्त करना, कर्मकारों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करना और राष्ट्र विकास में योगदान देना। इनके कार्य हैं कर्मकारों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करना और उन्हें आर्थिक शोषण से बचाना, कार्य तथा जीवन की दशा में सुधार करना और कर्मकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, कर्मकारों के हितों का उद्योगों के साथ एकीकरण को बढ़ावा देना, पदोन्नति और प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाना, उत्पादन का स्तर, उत्पादकता, अनुशासन और गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाने के लिए सहयोग प्रदान करना। इसके साथ ही पत्रिकाओं आदि के माध्यम से संचार, कल्याणकारी गतिविधियां, कर्मकारों की शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि क्षेत्र में भी व्यापार संघ कार्य करते हैं। उद्देश्य प्राप्ति की विधियां कौन कौन सी हैं? क्या क्या विधियां हैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए? म्यूचुअल इंश्योरेंस, यानी सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस के बदले संघ और अपने सदस्यों को इंश्योरेंस और अन्य लाभ प्रदान करते हैं, जो कि आकस्मिक दुर्घटना के समय सुरक्षा और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए योगदान देता है। और ये पारस्परिक लाभ का योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले फंड का निर्माण करता है। सामूहिक सौदेबाजी जो विधि है, ये व्यापार संघ प्रतिनिधि नियोक्ताओं के साथ विभिन्न मुद्दों जैसे मजदूरी, कार्य समय, प्रोत्साहन राशि, कार्य दशाओं आदि पर सौदेबाजी करते हैं। अगली जो विधि है वो है कानूनी अधिनियम अथवा राजनीतिक कार्यवाही। संघ राजनीतिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर के विधायिका में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और बेहतर काम जीवन स्थितियों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कानून अधिनियमित करवाते हैं, जिन्हें कि उद्यम जगत मानने के लिए बाध्य होते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही, जब उपयुक्त जो विधियां हैं उसमें किसी भी विधियों से संघ की मांगे पूरी नहीं हो पाती है, तो संघ विभिन्न प्रत्यक्ष विधियों जैसे कि हड़ताल करके, बॉयकॉट, नाकाबंदी आदि का सहारा लेते हैं। तो ये बात हुई इनकी। हम अगला बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय संघों के पंजीकरण का उपबंध करना, व्यवसाय संघों के अधिकारों, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना, व्यवसाय संघों के फंड का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और पंजीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित कानूनों के कतिपय विषय को परिभाषित करना इनका उद्देश्य है। तो आगे हम इनकी परिभाषा समझते हैं। यूनियन ट्रेड क्या है? व्यवसाय संघ कोई भी संयोजन, स्थायी या अस्थायी, जो कर्मकारों और नियोजकों या कर्मकारों या नियोजकों और नियोजकों के बीच के संबंध को विनियमित करने के उद्देश्य से या किसी भी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तों को लागू करने के लिए बनाया गया है, या जो किसी दो या अधिक व्यवसाय संघ का परिसंघ है, वो है ट्रेड यूनियन यानी व्यवसाय संघ। व्यवसाय विवाद क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट, नियोजक और कर्मकारों या कर्मकारों या नियोजकों और नियोजकों के बीच कोई भी विवाद जो नियोजन या अनियोजन या किसी व्यक्ति के नियोजन या श्रम परिस्थितियों से जुड़ा हो, वो है व्यवसाय विवाद। समुचित सरकार क्या है? समुचित या उपयुक्त सरकार ऐसे व्यवसाय संघों के संबंध में जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं होता है। केंद्रीय सरकार और अन्य व्यवसाय संघों के संबंध में राज्य सरकारों को समुचित सरकार माना जाता है। आगे हम बात करेंगे प्रयोज्यता यानी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ये पूरे भारत पर लागू होता है प्रयोज्यता। ये 1970 के बाद जम्मू और कश्मीर पर भी लागू है प्रयोज्यता। ये अधिनियम कर्मकारों के संघ के साथ साथ नियोजकों के संघों पर भी लागू होता है, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज पर। इसका प्रावधान क्या है? रजिस्ट्रार की नियुक्ति करना। समुचित अथवा उपयुक्त सरकारें प्रत्येक राज्य के लिए एक व्यक्ति को ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार नियुक्त करेंगी। समुचित सरकारें ट्रेड यूनियन के कई अतिरिक्त और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के तहत कर सकती है। पंजीकरण का तरीका क्या है? व्यवसाय संघ के कोई 7 या अधिक सदस्य व्यवसाय संघ के नियमों पर अपने हस्ताक्षर करके या पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करके इस अधिनियम के तहत व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कर्मकारों का कोई भी व्यापार संघ तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि 10% या 100 कर्मकार जो भी कम हो पंजीकरण के आवेदन के समय उस प्रतिष्ठान या उद्योग में लगा हुआ या कार्यरत न हो जिससे ये संघ जुड़ा हुआ है। श्रमिकों का कोई भी व्यवसाय संघ तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आवेदन करते समय इसके सात से कम सदस्य उस प्रतिष्ठान या उद्योग से लगे हुए या नियोजित कर्मकार हैं जिससे ये संघ जुड़ा हुआ है। यदि कुछ आवेदक 50% से अधिक नहीं जिन्होंने व्यवसाय संघ लिए आवेदन किया है व्यवसाय संघ के लिए आवेदन की तारीख के बाद या पंजीकरण से पहले अपना नाम वापस ले लेते हैं या अपनी सदस्यता त्याग देते हैं तो आवेदन अमान्य नहीं माना जाएगा। पंजीकरण के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है? व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि और व्यवसाय संघ के सदस्यों की अपेक्षित जानकारियों, व्यवसाय संघ का नाम और प्रधान कार्यालय और पदाधिकारी की अपेक्षित जानकारियों के साथ किया जाएगा। जब व्यापार संघ 1 से अधिक वर्ष के लिए अस्तित्व में रहा हो तो व्यापार संघ की संपत्ति और दायित्वों का एक साधारण विवरण अपेक्षित रूप से देना होगा। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के बाद निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो ये है पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए। ट्रेड यूनियन की सदस्यता के बारे में न्यूनतम क्या आवश्यकता होती है? एक पंजीकृत व्यवसाय संघ में हमेशा 10% या 100 कर्मकार जो भी कम हो और कम से कम 7 कर्मकार उस प्रतिष्ठान या उद्योग में लगे हुए या कार्यरत होने चाहिए जिससे ये संघ जुड़ा हुआ है। सामान्य फंड का उपयोग के लिए क्या निर्देश है? पंजीकृत व्यवसाय संघ का सामान्य फंड कई खर्च पर किया जाना चाहिए, कुछ खर्चों पर किया जाना चाहिए, जैसे कि व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और व्यय के भुगतान के लिए, व्यवसाय संघ के प्रशासन के लिए खर्चों का भुगतान जिसमें कि व्यवसाय संघ के सामान्य फंडों के खातों का ऑडिट शामिल है, उचित कानूनी कार्यवाही के लिए, व्यवसाय संघ या किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय विवाद के संचालन पर, इसके साथ ही व्यवसाय विवादों से होने वाले नुकसान के लिए सदस्यों को मुआवजा देने के लिए, सदस्यों या उनके आश्रितों को मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण दिए जाने वाले भत्ते पर, नीतियों के तहत बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी के खिलाफ सदस्यों की बीमा आदि पर, सदस्यों के शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक लाभों के प्रावधान पर, नियोजकों या कर्मकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित पत्रिका के प्रकाशन पर। ठीक है। और सामान्य रूप से कर्मकारों को लाभ पहुंचाने वाले किसी भी मकसद के लिए किया जा सकता है। पंजीकरण का रद्द किया जाना, किस तरीके से पंजीकरण को रद्द किया जाएगा? व्यवसाय संघ के आवेदन पर निर्धारित तरीके से सत्यापन के बाद यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि प्रमाण पत्र धोखाधड़ी या गलती से प्राप्त किया गया है फिर भी पंजीकरण को रद्द किया जाएगा। कर्मकारों के व्यवसाय संघ के पास सदस्यों की अपेक्षित संख्या न होने पर प्रमाण पत्र वापस लेने या रद्द करने का लिखित तौर पर आधार बताते हुए रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को 2 महीने पहले नोटिस भेजा जाएगा। पंजीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकार क्या क्या हैं? तो पंजीकृत व्यवसाय संघ को कॉर्पोरेट का दर्जा दिया गया है, इसके पास एक कॉमन सील होती है, इसके पास चल और अचल संपत्ति हासिल करने और रखने की शक्ति है, इसके पास अनुबंध करने का अधिकार होता है, मुकदमा करने या इस पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी है, कुछ सिविल सूट से प्रतिरक्षा भी है। पंजीकृत ट्रेड यूनियन के दायित्व क्या है? उनके सामान्य फंड का अपेक्षित उपयोग करना इसका दायित्व है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अलग से राजनीतिक फंड तैयार करना है पंजीकृत ट्रेड यूनियन का उत्तरदायित्व, और किसी भी सदस्य को राजनीतिक फंड में योगदान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय संघ में राजनीतिक फंड में योगदान न देने वाले सदस्य को व्यवसाय संघ द्वारा दिए जाने वाले किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ट्रेड यूनियन में पदाधिकारियों का अनुपात कैसा है? किस अनुपात में होंगे? असंगठित क्षेत्र में पदाधिकारियों का 50% वास्तव में उस उद्योग में कार्यरत होने चाहिए और समुचित अथवा उपयुक्त सरकारें इसमें छूट प्रदान कर सकती है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो 1/3 पदाधिकारी वास्तव में उस उद्योग में कार्यरत होने चाहिए। सदस्य जो सेवानिवृत्त या निष्कासित किया गया है उसे बाहरी व्यक्ति नहीं माना जाएगा। माइनर सदस्य
की बात करेंगे अब हम। कम से कम कोई भी व्यक्ति जिसने कि 15 साल की आयु प्राप्त कर ली है वो पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है। पदाधिकारियों के लिए अयोग्यता के बारे में बात करें तो जिस सदस्य की आयु 18 से कम हो, 18 वर्ष से कम है, और वो सदस्य जिसे भारत के किसी न्यायालय ने नैतिक अपराध के मामले में दोषी ठहराया हो और कारावास की सजा सुनाई हो, रिहाई के बाद 5 साल की अवधि तक अयोग्य माना जाएगा। दो या अधिक यूनियन का संयोजन, तो प्रत्येक यूनियन के कम से कम 50% सदस्य की सहमति यानी वोट से और कम से कम 60% कुल सदस्य की सहमति यानी 60% कुल सदस्य की वोट से होगा। 2 या अधिक यूनियन का ये संयोजन है। यूनियन के नाम में परिवर्तन, तो ये जो नाम में परिवर्तन है वो 2/3 सदस्यों की वोट से होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 यानी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्योगों में कार्य श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान को विनियमित करना, भुगतान में अवैध कटौती और अनुचित देरी के खिलाफ त्वरित और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना, मजदूरी की अवधि और समय और भुगतान के तरीकों को निर्धारित करके सभी कुप्रथाओं का उन्मूलन करना है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का उद्देश्य। तो आइए अब आगे इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो समुचित सरकारें यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेलवे, हवाई परिवहन सेवाओं, खानों और तेल क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार समुचित अथवा उपयुक्त सरकार होगी और अन्य सभी मामलों में संबंध में राज्य सरकारें होंगी। रेलवे में, हवाई परिवहन सेवाओं में, खानों में, तेल क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार होगी और अन्य मामलों के संबंध में राज्य सरकारें होंगी। कर्मचारी जो होंगे यानी एम्प्लॉयड पर्सन, वो नियोजित व्यक्ति या कर्मचारी में मृतक नियोजित व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि भी शामिल है। नियोजक यानी एम्प्लॉयर, नियोजक में मृतक नियोक्ता का कानूनी प्रतिनिधि भी शामिल है। कारखाने का अर्थ कारखाना अधिनियम 1948 में परिभाषित कारखाने से है। वेज यानी मजदूरी, मजदूरी का अर्थ है सभी पारिश्रमिक, वेतन हो या भत्ता हो या अन्यथा के माध्यम से जो भी पारिश्रमिक हो जो कि धन द्वारा व्यक्त किए गए हैं या इस रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं और जो रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित पूरी किए जाने पर नियोजित व्यक्ति को रोजगार या कार्य के बदले दिया जाएगा, वो है मजदूरी यानी वेज। अब इसकी प्रयोज्यता को समझेंगे, एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो ये पूरे भारत पर लागू होगा, उन कर्मचारियों के मजदूरी के भुगतान पर लागू होगा जो किसी भी कारखाने में कार्यरत हैं, जो रेलवे प्रशासन द्वारा नियुक्त रेलवे में कार्यरत हैं, जिससे रेलवे प्रशासन के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या उप अनुबंध द्वारा रोजगार दिया गया है और किसी उद्योग में नियोजित है उन पर लागू है। इसका प्रावधान क्या है? प्रोविजन, मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी है, यानी प्रत्येक नियोजक अपने द्वारा नियोजित व्यक्ति अथवा कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत भुगतान की जाने वाली सभी मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार या प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति के ऐसे भुगतान करने में विफल होने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत किए जाने वाली सभी मजदूरी का भुगतान करने के लिए नियोक्ता जिम्मेदार होगा। मजदूरी की अवधि का निर्धारण, मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति इस संबंध में वो अवधि तय करेगा जिसके पूरा होने पर मजदूरी देय होगी और कोई भी मजदूरी अवधि 1 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। मजदूरी भुगतान का समय क्या होगा? किसी भी कारखाने, उद्योग या प्रतिष्ठान जिसमें कि 1000 से कम व्यक्ति कार्यरत हैं, नियोजित किए गए प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान वेतन के संबंध में मजदूरी अवधि के अंतिम दिन से 7वें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा और किसी भी अन्य कारखाने, उद्योग या प्रतिष्ठान में प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान वेतन के संबंध में मजदूरी अवधि के अंतिम दिन से 10 दिन की समाप्ति तक किया जाएगा। और जहां किसी भी व्यक्ति का रोजगार नियोक्ता द्वारा या उसके स्थान पर किसी अन्य के द्वारा समाप्त किया जाता है, अर्जित मजदूरी का भुगतान उस दिन से दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति से पहले किया जाएगा जिस दिन उसका नियोजन समाप्त किया गया है। जब किसी प्रतिष्ठान में किसी व्यक्ति का नियोजन
किसी साप्ताहिक या अन्य मान्यता प्राप्त अवकाश के अलावा किसी अन्य कारण से प्रतिष्ठान के बंद होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान रोजगार समाप्त होने के जिस दिन रोजगार समाप्त होता है उस दिन से दूसरे दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा। भुगतान का तरीका क्या होगा? सभी मजदूरी का भुगतान सिक्कों या नोटों या दोनों से किया जाएगा। नियोजित व्यक्ति का लिखित प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद उसे वेतन का भुगतान चेक के द्वारा या उसके बैंक खाते में किया जा सकता है। वेतन में कटौती के बारे में समझेंगे हम। इस अधिनियम के द्वारा या इसके तहत अधिकृत कटौती को छोड़कर कि किसी भी नियोजित व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान किसी भी प्रकार की कटौती के बिना किया जाएगा। अधिकृत कटौतियां होंगी, जुर्माना होगा, फाइन्स होगा, ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिए कटौती होगा, स्पष्ट रूप से नियोजित व्यक्ति के हिरासत में सौंपे गए माल की क्षति या नुकसान के लिए कटौती हो सकता है, उस धन की हानि के लिए की गई कटौती जिसका ब्यौरा उसके द्वारा रखा जाना था तथा जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उसकी लापरवाही या निष्क्रियता को जिम्मेदार माना जा सकता है। आवास के लिए की गई कटौती, अग्रिम भुगतान की वसूली के लिए की गई कटौती, नियोजित व्यक्ति द्वारा देय आयकर की कटौती, न्यायालय के आदेश पर की गई कटौती और नियोजित व्यक्ति द्वारा अधिकृत कटौती आदि इतने तरीके की अधिकृत कटौतियां होंगी। जुर्माना एक वेतन अवधि में कुल जुर्माना उस वेतन अवधि के वेतन के 3% से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। 15 साल की आयु से कम आयु के नियोजित व्यक्ति पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी नियोजित व्यक्ति से कोई भी जुर्माना किस्तों द्वारा या जुर्माना लगाए जाने के दिन से 90 दिनों की समाप्ति के बाद नहीं वसूला जा सकता है और प्रत्येक जुर्माना उस गलती या चूक के दिन ही लगाया गया माना जाएगा। जिस दिन वो गलती या फिर चूक हुई थी उसी दिन से लगाया जाएगा। आगे हम बात करेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 यानी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का उद्देश्य है कि निश्चित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करना, ऐसे रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का आवधिक संशोधन सुनिश्चित करना जहां पे श्रमिक शोषण के लिए अति संवेदनशील है। इसकी परिभाषा को समझते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के। तो एक किशोर के बारे में अगर हम बात करें, एडोलसेंट के बारे में, तो व्यक्ति किशोर वो है जिसने कि 15 साल की आयु प्राप्त कर ली है लेकिन 18 साल की आयु अभी प्राप्त नहीं की है, और वयस्क जिसने कि 18 साल की आयु प्राप्त कर ली है। समुचित अथवा उपयुक्त सरकारें, रेलवे प्रशासन या खदान होंगे, तेल क्षेत्र या प्रमुख बंदरगाह या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी भी निगम के अधिकार में या उसके अधीन किए गए किसी भी अनुचित रोजगार के संबंध में केंद्र सरकार समुचित सरकार होगी, जबकि किसी भी अन्य अनुचित रोजगार के संबंध में राज्य सरकारें होंगी। इस मामले में अनुसूची रोजगार यानी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, अनुसूची में निर्दिष्ट रोजगार या कोई भी प्रक्रिया या कार्य की शाखा जो ऐसे रोजगार का हिस्सा है वो है अनुसूची रोजगार। नियोजित व्यक्ति वो हैं जो व्यक्ति अनुसूची रोजगार जिसमें न्यूनतम मजदूरी दर तय है में किराए या पुरस्कार के लिए कार्य जिसमें कुशल अकुशल मैनुअल लिपिकीय करने के लिए नियोजित किया गया है, जिसमें एक अकाउंट वर्कर भी शामिल है जो किसी अन्य परिसर में अनुसूचित रोजगार में काम करता है, या एक व्यक्ति जो समुचित सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति घोषित किया गया है, इसमें सशस्त्र बल के सदस्य शामिल नहीं हैं। नियोक्ता में यानी एम्प्लॉयर एक या अधिक व्यक्तियों को सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से एक अनुसूचित रोजगार जिसमें न्यूनतम मजदूरी दर तय की जा चुकी है रोजगार देने वाला व्यक्ति, जिसमें शामिल है प्रबंधक कारखानों में अनुसूचित रोजगार के लिए, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो कि सरकार के नियंत्रण में आने वाले अनुसूचित रोजगार के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण में आने वाले अनुसूचित रोजगार के लिए, और मालिक यानी ओनर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अन्य स्थिति में अनुसूचित रोजगार के लिए। तो मजदूरी में हम समझेंगे इसमें मजदूरी क्या है। वेज तो धन के रूप में व्यक्त किए जाने में सक्षम सभी पारिश्रमिक जो रोजगार के अनुबंध की शर्तें व्यक्त या निहित के पूरे किए जाने पर रोजगार के संबंध में या इस तरह किए गए कार्य के संबंध में नियोजित व्यक्ति को देय है, जिसमें घर का किराया भत्ता भी शामिल है। इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ये पूरे भारत पर लागू होगा। ये अधिनियम की
इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक रोजगार के लिए होगा। इसका प्रावधान है न्यूनतम मजदूरी दर तय करना। अनुसूचित रोजगार के भाग 1 में दिए गए रोजगार में नियोजित व्यक्ति के लिए समुचित सरकारों को पूरे राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करना होगा। इसके साथ ही एक ही राज्य के लिए अलग अलग जोन या भागों में अलग अलग दरें तय की जा सकती है। समुचित सरकारें किसी अनुसूचित रोजगार में मजदूरी की न्यूनतम दर तय नहीं कर सकती है यदि राज्य के भीतर उस अनुसूचित रोजगार में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 1000 से कम है। मजदूरी की न्यूनतम दर में संशोधन, यानी कि अगर समुचित सरकारें ऐसे अंतराल पर मजदूरी को न्यूनतम दर की समीक्षा या संशोधन कर सकती है जिस पर ये करना आवश्यक हो जाए और जो 5 साल से अधिक नहीं हो उस पर संशोधन कर सकती है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का तरीका कैसा है? समुचित सरकारें समय आधारित कार्य यानी टाइम वर्क के लिए न्यूनतम समय दर, कार्य की मात्रा आधारित कार्य यानी पीस वर्क के लिए न्यूनतम मात्रा दर यानी मिनिमम पीस रेट और गारंटी न्यूनतम समय दर और अतिरिक्त कार्य यानी ओवर टाइम वर्क के लिए समय दर या मात्रा दर आधारित ओवर टाइम दर तय कर सकती है। वयस्कों, किशोरों, बच्चों और प्रशिक्षुओं यानी अप्रेंटिसेस के कार्य के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दर तय की जा सकती है। अलग अलग अनुसूचित रोजगार, एक अनुसूचित रोजगार के अंदर अलग अलग वर्ग के कार्य के लिए अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दर तय की जा सकती है। न्यूनतम मजदूरी दर प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति माह या अन्य बड़ी अवधि जो भी निर्धारित सीमा के अंदर है उसके आधार पर तय की जा सकती है। तो आगे हम समझेंगे कि मजदूरी की न्यूनतम दरें कितनी हो सकती हैं। मूल दर, बेसिक रेट, महंगाई भत्ता, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मूल दर, बेसिक रेट और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी और सभी समावेशी दर यानी BR, CLA और CVC। मजदूरी की न्यूनतम दर को तय या फिर संशोधित करने की क्या प्रक्रिया है? समुचित सरकारें निम्नलिखित में कोई भी प्रक्रिया चुन सकती है। जो ये प्रक्रिया दी गई है इनमें से कोई भी प्रक्रिया चुन सकती है समुचित सरकारें। समिति विधि यानी कमिटी मेथड से या अधिसूचना विधि से या नोटिफिकेशन मेथड से कोई भी प्रक्रिया को चुन सकती है। समिति विधि कैसी विधि है? समुचित सरकारें आवश्यकता अनुसार समिति या उप समिति नियुक्त कर सकती है जो सरकार को मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण या संशोधन के लिए जांच पड़ताल करने के बाद सलाह देती है। सरकार प्राप्त सलाह को ध्यान में रखते हुए मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने या संशोधित करने के लिए अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना में लागू होने की तारीख न होने की स्थिति में ये जारी होने के 3 महीने के बाद लागू माना जाएगा। और अधिसूचना जो मेथड है वो कैसा मेथड है? इसमें समुचित सरकारें अपने प्रस्ताव को लेकर के अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना की तारीख से कम 2 महीने बाद की तारीख निर्दिष्ट करेगी जब सभी प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की चिंताओं, सुझाव आदि पर विचार किया जाएगा। सलाहकार बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद जो भी विधि है उसमें सरकार न्यूनतम मजदूरी दर को तय या संशोधित करने की अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना में लागू होने की तारीख न होने की स्थिति में ये जारी होने के 3 महीने के बाद लागू माना जाएगा। आगे हम न्यूनतम मजदूरी भुगतान की विधि के बारे में हम बात करेंगे। न्यूनतम मजदूरी भुगतान की विधि को समझने वाले हैं। तो न्यूनतम वेतन का भुगतान केवल नगद में ही किया जाएगा। समुचित सरकार स्थानीय रिवाज के अनुसार वस्तु विनिमय को भी अधिकृत कर सकती है। मजदूरों की न्यूनतम दर से कम मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम के अनुसार एक अपराध है। सामान्य कार्य दिवस का समय तय करना। किस प्रकार से सामान्य कार्य दिवस का समय तय किया जाएगा? समुचित सरकार एक सामान्य कार्य दिवस में कार्य के घंटों की संख्या तय कर सकती है और समुचित सरकार 7 दिनों के समय अंतराल पर एक आराम का दिन प्रदान कर सकती है। ओवर टाइम के लिए क्या भुगतान होगा? यदि कोई नियोजित व्यक्ति सामान्य कार्य दिवस के घंटों की संख्या से अधिक काम करता है तो ऐसे अधिक कार्य के लिए नियोक्ता इस अधिनियम के तहत अधिक मजदूरी देगा। इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत तय की गई मजदूरी जो भी अधिक देय होगी। आगे हम बात करेंगे कारखाना अधिनियम 1948 यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। तो जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है इसका उद्देश्य क्या है?
कारखानों में श्रम को विनियमित करने वाली विधि का समावेशन और संशोधन करना, श्रमिकों को उचित स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, उचित कार्य समय और अन्य लाभ सुनिश्चित करना है कारखाना अधिनियम 1948 का उद्देश्य। तो आइए इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। कारखाना क्या है? कारखाना कोई भी परिसर या उसके परिसीमा के अंदर का भाग है जिसके किसी भी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया चल रही हो। बिजली की सहायता से कम 10 व्यक्ति या बिजली के बिना कम से कम 20 व्यक्ति काम करते हों या पूर्ववर्ती 12 महीनों में किसी भी दिन कार्यरत थे। विनिर्माण प्रक्रिया है बनाना, परिवर्तन करना, मरम्मत करना, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, ऑयलिंग, धोना, सफाई करना, तोड़ना, ध्वस्त करना या किसी भी वस्तु या पदार्थ का उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण, निपटान करने के उद्देश्य से उपचार कराना या अपनाना। तेल, पानी, सीवेज या किसी अन्य पदार्थ को पंप करना, बिजली उत्पादन, परिणत या संचारण करना, ये विनिर्माण प्रक्रिया है। मुद्रण, पत्र प्रेस द्वारा मुद्रण, लिथोग्राफी और इस तरह की अन्य प्रक्रिया या पुस्तक बंधन करना। जहाजों यानी शिप्स और वेसल्स का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, फिटिंग, परिष्करण करना। कोल्ड स्टोरेज में किसी भी वस्तु का संरक्षण या संग्रहण करना, यह है विनिर्माण प्रक्रिया। कारखाने का मालिक कौन होगा? एक व्यक्ति जो कारखाने के मामलों में अंतिम निर्णय रखता है, जैसे कि एक फर्म के मामले में सभी भागीदार और एक कंपनी के मामले में कंपनी का निर्देशक, वो है कारखाने का मालिक। अदालतों के महत्वपूर्ण निर्णय क्या होंगे? अदालतों के महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? शेषाद्री नाथ शर्मा केस में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि विनिर्माण माने जाने के लिए वस्तु अथवा पदार्थ के किसी भी प्रकार के रूपांतरण का होना और वस्तु का व्यावसायिक रूप से अन्य वस्तु में बदलना जिस बिंदु पर वो अस्तित्व में आता है अनिवार्य नहीं है। जब मशीनों के प्रयोग से पदार्थ अथवा वस्तु का एक निर्विवाद परिवर्तन हुआ हो तो रूपांतरित पदार्थ व्यावसायिक रूप से विपणन योग्य हो, इस प्रक्रिया को विनिर्माण माना जाएगा। ये शेषाद्री नाथ शर्मा केस था। जेके इंडस्ट्रीज वर्सेस कारखाना प्रमुख निरीक्षक। उच्चतम न्यायालय ने कंपनी के मामले में केवल कंपनी के निदेशक को ही कारखाने का मालिक माना है। जेके इंडस्ट्रीज और कारखाना प्रमुख निदेशक के बीच में जो था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कंपनी के मामलों में केवल कंपनी के निदेशक को ही कारखाने का मालिक माना। श्री लक्ष्मीदास प्रेमजी घी मर्चेंट वर्सेस कारखाना निरीक्षक गुंटूर। अलग अलग ग्राहकों से लिए गए घी की रासायनिक जांच और विश्लेषण के बाद टीन में पैक कर बाजार में विक्रय के लिए मुख्य कार्यालय भेजे जाने को कोर्ट ने परिसर में होने वाली विनिर्माण प्रक्रिया माना है। श्री लक्ष्मीदास प्रेमजी घी मर्चेंट वर्सेस कारखाना निरीक्षक गुंटूर के केस में इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ये संपूर्ण भारत पर लागू है। ये अधिनियम उन सभी कारखानों पर लागू होता है जो इस अधिनियम में दिए गए कारखानों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रोविजंस है, कारखाने का मालिक कारखाने में कार्य करते समय श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण यथोचित व्यवहार हो सुनिश्चित करेगा। यह है इसका प्रावधान। इसके साथ ही कारखाने के मालिक को ये सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न प्रावधान संयंत्र का रखरखाव और कारखाने की कार्यप्रणाली सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना हो। कारखाने के मालिक को वस्तु और पदार्थों के उपयोग, हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के संबंध में सुरक्षा और स्वास्थ्य के जोखिम की अनुपस्थिति के लिए कारखाने में व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। कारखाने के लिए मालिक को काम पर सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी जानकारी, निर्देश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा। कारखाने के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कारखानों में काम के सभी स्थान का रखरखाव ऐसी स्थिति में हो जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना है और इस तरह के स्थानों की सुरक्षित और जोखिम रहित पहुंच और निकास के साधनों का प्रावधान हो। कारखाने के मालिक को श्रमिकों के लिए कारखाने में ऐसे काम का माहौल का प्रावधान, रखरखाव और निगरानी सुनिश्चित करना होगा जो सुरक्षित, स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो और कार्यस्थल पर उनके कल्याण के लिए सुविधाओं और व्यवस्था के संबंध में पर्याप्त हो। तो इसकी सुविधाएं इससे क्या क्या हुई? कारखानों को साफ रखना चाहिए, सभी मशीनों की उचित फेंसिंग की जानी चाहिए, नियमानुसार प्रेशर प्लांट की जांच होनी चाहिए, उत्तोलक और लिफ्ट का मजबूत निर्माण होना चाहिए और इसका समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए। पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। फर्श,
सीढ़ियाँ और पहुँच के साधन का मजबूत निर्माण और अवरोध से मुक्ति होनी चाहिए। खतरनाक पदार्थों के मामले में अतिरिक्त उपाय किए जाने चाहिए। धूल, गैस, धुआं आदि से आंखों की सुरक्षा के लिए उचित उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। कारखाना मुख्य निरीक्षक को कारखाने के मालिक यानी ऑक्यूपियर ऑफ द फैक्ट्री के नाम की सूचना दी जानी चाहिए। कचरे और अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए, इन्फ्लुएंट्स के निपटान की। पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। कर्मचारियों की सुविधा के लिए उचित तापमान बनाए रखना चाहिए। धूल और धुआं अनुमेय सीमा से कम होनी चाहिए। कृत्रिम आर्द्रीकरण निर्धारित सीमा पर होना चाहिए। भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके साथ ही पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय और पिकदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कारखाना अधिनियम 1948 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न होने की स्थिति में कारखाने के मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स को और इसके साथ ही सोशल सिक्योरिटी को भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।